अरे दोस्तों, इस वीडियो में हम सब देखेंगे बड़े घर की बेटी कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें सारांश हम लोग देखेंगे। सारांश देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम इस कहानी के थोड़े प्रमुख बिंदुओं को हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको इस कहानी का सारांश समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही से, मतलब ऐसे कि आसान भाषा में मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले कहानी के मुख्य बिंदु में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है, तो इसका प्रकाशन 1910 में इसका प्रकाशन होता है। और किस पत्रिका में होता है, तो जमाना पत्रिका में होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद हो गया। पहले किसने लिखा है और किस वर्ष ये प्रकाशित हुआ था, और तीसरी बार ये किस पत्रिका में आया था, ये बात होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख पात्र, आखिर इसमें कौन कौन से पात्र हैं। जब हम लोग पात्र के बारे में देख लेंगे तो सारांश को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए प्रमुख पात्रों में है बेनी माधव। कौन है? बेनी माधव है, जो एक संरक्षक पिता है, परिवार का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं ये। ठीक है, बेनी माधव। श्रीकंठ है, जो एक शिक्षित है और धार्मिक न्यायप्रिय परिवारवादी हैं, यानी इनके बेनी माधव की ये पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे पात्र हैं लाल बिहारी। तीसरे पात्र हैं लाल बिहारी, ये देहाती हैं, मतलब देहाती में कूट कूट के भरा हुआ है, स्वाभिमानी पर संवेदनशील भी ये व्यक्ति हैं। आनंदी है, जो श्रीकंठ की पत्नी है। संस्कारी है, स्वाभिमानी, धैर्यशील है, परिवार को सुधारने वाली यही आनंदी है, जो पूरी कहानी में इसको केंद्र में रखा गया है। अगला है पात्र है ठाकुर भूप सिंह, जो उदार पिता हैं, धार्मिक विवेक का परिचय इसमें देते हैं। और जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, आनंदी के क्या है, पिताजी हैं। ठीक है, ये रहे पात्र। आपने इसमें देखा, पीछे देखिए, आपने प्रकाशन वर्ष देख लिया और किस पत्रिका में था ये, और लेखक और प्रमुख पात्र आपने देख लिया। अब इसके बाद हम सब स्टार्ट करेंगे सारांश पढ़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें सारांश क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी है, जो मैंने आपको पहले बता चुका है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बातों का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ी परिस्थिति को सम्मान करने का हुनर को दर्शाया गया है। यानी इसमें संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार में जो विवादें होते हैं, अगर आप सब संयुक्त परिवार में रहते होंगे तो आपको संयुक्त परिवार की थोड़ी बहुत परिस्थितियों के बारे में पता होगा कि कैसे थोड़ी सी बातों में झगड़ा भी होता है, थोड़ी सी बातों में प्रेम भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या इस कहानी में है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोवैज्ञानिक को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। ठीक है, उनके पितामह किसी समय बड़े संपन्न थे, यानी बेनी माधव के पिता जो गांव है आपका गौरीपुर, उसमें जमींदार थे, और इससे भी उनसे भी संपन्न उनके पिता थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। ठाकुर साहब अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति वकीलों को दे चुके हैं। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ, जो बीए पास कर एक दफ्तर में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, दफ्तर में क्या करता है, वो काम करता है। और एक छोटा बेटा है लाल बिहारी, दोहरे बदन का सजीला जवान था। उसका चेहरा भरा हुआ और चौड़ी छाती थी, लेकिन स्वभाव में श्रीकंठ के बिल्कुल विपरीत था। ठीक, जो मैंने आपको शुरू में पात्र परिचय ही बताया था, उसमें आपको ये बातें बताई थी। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक थे और संयुक्त परिवार के उपासक थे।
मैंने आपको पहले ही देखिए पात्र मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, इसीलिए मैंने पात्रों को आपको कहा था कि ध्यान से देखिए। परिवारवादी थे, शिक्षित और धार्मिक न्यायप्रिय थे। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, वे दशहरे पर रामलीला में अभिनय भी करते थे। यानी कौन करते थे? श्रीकंठ। एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार भूपन सिंह की चौथी लड़की आनंदी, जो बहुत सुंदर और गुणी थी, से श्रीकंठ का विवाह हुआ। श्रीकंठ का घर एक सीधा साधा देहाती का मकान था। आनंदी सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में स्वयं को परिस्थिति में ढाल लिया। यानी आनंदी जो भूप सिंह हैं तालुकदार थे, उनकी चौथी लड़की थी और मतलब सुख सुविधा में पली बड़ी थी। लेकिन जब वो गांव में आती है, जब श्रीकंठ से शादी हो जाती है, तो क्या होता है, वो अपने जैसे श्रीकंठ के परिवार वाले हैं उस परिस्थिति में अपने को ढाल लेती है। एक दिन दोपहर के समय आनंदी भोजन बना चुकी थी, तभी लाल बिहारी ने उससे 2 चिड़िया पकाने के लिए कहा। घर में जो पाव भर घी था, आनंदी ने वह मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी ने बिना घी की दाल देखी तो उसी बात पर आनंदी को उसकी कहासुनी हो गई। और देखिए झगड़ा यहीं से स्टार्ट होता है, जब लाल बिहारी 2 चिड़ियों लेके आता है और कहता है इसको पकाओ। तो आनंदी क्या करती है, आनंदी के जो घर उसमें पाव भर घी है और उसी में आनंदी क्या करती है, पका देती है। अब इसी बात को लेके कहासुनी स्टार्ट है। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके पर ताना मारा। अब देखिए इस छोटे से बात पे मैके पे क्या करे, ताना मारा। आनंदी आपे से बाहर हो गई। कितना भी बुरा है, लड़कियां मैके को बुरा नहीं कहती हैं, ठीक है। पर इस पर अनपढ़ जल्लड़ लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंक कर आनंदी पर मारे। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक ली, अन्यथा उसका सिर ही फट जाता। श्रीकंठ शहर में नौकरी करता था और शनिवार को घर आता था, इसलिए आनंदी उस समय खून का घूंट पीकर रह गई। वह श्रीकंठ के आने का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ के आने में 2 दिन थे। इस बीच आनंदी बिना खाए पिए कोप भवन में ही रही। शनिवार को शाम जब श्रीकंठ घर आए तो उसे इधर उधर की बातें करते करते रात के 10 बज गए। एकांत मिलने पर लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत करते हुए कहा कि भैया आप भाभी को समझा दें कि वे मुंह संभाल कर बोला करें। आपने मायके के सामने हमें कुछ नहीं समझती। बेनी माधव ने भी बिहारी की बात का समर्थन किया। ठीक, श्रीकंठ ने आनंदी के पास पहुंचने पर पूछा कि तुमने घर में उपद्रव क्यों मचा रखा है। अब आनंदी ने श्रीकंठ को सारी घटना सुनाई और बताया कि लाल बिहारी के प्रहार करने पर उसका सिर फूटते फूटते बचा। पर कहकर आनंदी रोने लगी। यद्यपि श्रीकंठ धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी के आंसू व लाल बिहारी के पशुत्व व्यवहार से उनका क्रोध भड़क गया। वे स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के पक्षधर थे, अतः अपनी ही स्त्री पर अत्याचार को बर्दाश्त करना असहनीय हो जाने पर प्रायः ही होते ही पिता से कह दिया कि अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। देखिए श्रीकंठ क्या होता है, शनिवार को घर आता है। जब वो लड़ाई होती है लाल बिहारी और उसकी भाभी से, ठीक, जो आनंदी है, आनंदी और लाल बिहारी से जब आपस में लड़ाई होती है तो श्रीकंठ उस समय क्या होता है, घर पे नहीं होता है। श्रीकंठ घर पे नहीं होता है, ठीक। और श्रीकंठ किस दिन आता है, शनिवार को आता है। शनिवार को वो आता है घर पे और उस दिन से खाना पीना वो छोड़ के आनंदी आराम से एक
कुर्सी में बैठी हुई थी। तो क्या होता है, जब शनिवार को वो आता है तो मानिए वो बात व्यवहार करने के बीच में उसे 10 बज जाता है, और 10 बज जाता है जब वो घर आता है, कौन आता है, श्रीकंठ आता है। जब श्रीकंठ घर पे आता है तो जो लाल बिहारी है वो सारी बातें अपनी तरफ से बताता है, और लाल बिहारी के बाद से उसके पिता भी क्या होता है, जो बेनी माधव है, सहमत हो जाते हैं। जब सहमत हो जाते हैं तो बताइए, कोई भी एक बात कोई एक तरफ से सुनेगा तो उसको क्रोध आएगा। वैसे उसको क्रोध आता है और अपनी पत्नी के पास जाके, आनंदी के पास जाके कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, घर में क्या उपद्रव मचाई हो। ठीक, तो कहने के बाद अब ये तो कह दिया। अब उसकी पत्नी भी सारी बात बताती है कि देखिए उन्होंने जो खड़ाऊँ होता है उसे हमें मारने की पूरी कोशिश की और मैंने बचा, नहीं तो मेरा क्या होता, सर ही फूट जाता। अब इस पर कोई भी रहेगा गुस्सा आएगा। कहते थे श्रीकंठ कैसे थे, धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। ठीक, कैसे थे, धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। और ये सारी बातें कहते कहते उनकी पत्नी क्या होता है, आँख में आंसू आ जाती है। तो वो अपने पिता से कहते हैं कि अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, मैं पूरी आशा करती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। बेनी माधव ने श्रीकंठ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लाल बिहारी की गलती मानने को तैयार नहीं थे। ठीक, उन्होंने दोनों तीखी बहस होने लगी। उन दोनों में क्या होती है, तीखी बहस होने लगती है। ठाकुर साहब को भी क्रोध आ गया, यानी उसके पिता को, श्रीकंठ के जो बेनी माधव, उन्हें भी क्या होता है, क्रोध आ जाता है। इसी बीच गांव के कुछ ऐसे लोग जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति के जलते थे, ठाकुर के परिवार का तमाशा देखने किसी न किसी बहाने वहां एकत्र होने लगे। आप गांव के होंगे तो आप देखे होंगे, चाहे शहर के भी होंगे तो देखे होंगे, जब एक पड़ोसी से लड़ता है तो गांव के अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए कितने मार्मिक तरीके से प्रेमचंद जी ने इस कहानी को एकदम ग्रामीण परिवेश से जुड़ के लिखा है। देखिए आगे क्या होता है। बेनी माधव उनका इरादा भाप गए, इसलिए गाँव वालों का क्या, बेनी माधव इरादा भाप जाते हैं। उन्होंने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन श्रीकंठ पिता का आशय न समझ सके और आवेग में आकर उनका फैसला सुनाते हुए कहा कि या तो लाल बिहारी घर में रहेगा या वह। लाल बिहारी पिता से अधिक बड़े भाई का लिहाज करते थे। दोनों भाइयों में अत्यधिक स्नेह था। आज भाई के मुंह से ऐसी बातें सुने उसे बड़ी ग्लानि हुई। किसको ग्लानि होती है, लाल बिहारी को। उसे पछतावा भी हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। आनंदी से क्षमा मांगकर घर छोड़कर जाने की बात कहते कहते रोने लगा। बड़े घर की आनंदी का क्रोध शांत हो गया। उसे लाल बिहारी को अपनी सौगंध दे उसे जाने से रोका। वह श्रीकंठ से भी उसे क्षमा करने को कहा। अंत में श्रीकंठ का हृदय भी पसीज गया और उसने लाल बिहारी को क्षमा करते हुए गले लगा लिया। बेनी माधव भी यह सब देख प्रसन्न हो गए और अब आनंदी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा था, तो पिता ने, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, आज पड़ोस वाले इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो आनंदी होती है उसकी पत्नी श्रीकंठ की, उसे अपना सौगंध दे के क्या करती है, लाल बिहारी को कहती है नहीं इसको जाना नहीं है, इसको रोक लीजिए। तो उसका पति उसको रोक लेता है और ये सब क्या बेनी माधव देख रहे थे और प्रसन्न होते हैं कि चलिए मेरी बहू अच्छी खासी है, ठीक अच्छी खासी है। और क्या करते हैं, लास्ट में कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको कहानी समझ में आई होगी। ठीक, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा, और जो अच्छा लगे वो
अगर आपको जो अच्छा ना लगे वो भी आप राय दीजिएगा कि अगले मैं वीडियो में उसे ध्यान में रख के ही वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।